नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में केमिस्ट्री से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था और एक छोटा सा टॉपिक लिया था डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, और आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था, ये डाउट था कि सर सिलेबस कब खत्म होगा या सिलेबस को हम कब खत्म करेंगे। देखिए क्या होता है कि हम आपसे केवल ये यकीन दिला सकते हैं, आपसे हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस आपका जो है एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद पहले भी रिवीजन भी कराऊंगा। लेकिन आप सभी लोग अगर मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिटी में बड़ी एकता होती है और वो एकता बड़ी से बड़ी चीज़ों को गिरा सकती है। अगर वो गलत है तो बड़ी सी बड़ी चीज़ें, अगर बड़ा सा बड़ा गुनाह हो रहा है, अगर आप एक हो जाइए तो आप उस गुनाह को खत्म कर सकते हो। मैं बस वैसे ही बता रहा हूं कि अगर आप सभी को सपोर्ट मिला तो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं, आपको मैं रिवीजन भी करा दूंगा। बस आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे लोगों में शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम सभी लोग, जैसे देखिए क्या होता है कि आपस का अगर सहयोग मिल जाता है तो एक अलग सा आनंद आता है। और कल का कमेंट्स मैंने जब पढ़ा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि इन बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और बस आप सब लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज आप सभी को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं, जो पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है। और आपको पता है कि बीटी बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऐसा बोर्ड होता है, यहां कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको बेसिक चीजें पता रहेंगी। जैसे कल मैंने आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया था, आज मैं आपको इस पूरे क्लास में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताऊंगा और आप बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। मेरे साथ लगे रहिए। आइए एक बार समझते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती कैसे है। देखिए भाई, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर आप बिल्कुल मत भूलिएगा, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हम सभी लोग एक नाम और दिए थे, अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यही आपका चैप्टर है और आज मैं आप सबके साथ जो चीज बताने वाला हूं वो आप समझिएगा। जैसे आपको याद होगा तो हम सभी लोगों को सबसे पहले शुरू में ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है, या डाल्टन का बात बताया जाता है कि डाल्टन ने क्या कहा था। उनकी ये बात ये थी कि जो हमारा एटम होता है इससे छोटा कोई और चीज नहीं होता। ये बात डाल्टन ने समझा दिया था और लोगों ने इसको माना भी था। बहुत दिनों तक ये बात चली भी थी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एटम से छोटा कोई और चीज नहीं होता, तो आप सबके मन में भी होता है कि अब ये बात थोड़ी है, हो सकता है कुछ होता हो। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लग चुके, इस काम में लग चुके, ये पता लगाना चालू कर दिए कि मैं जॉन डाल्टन की बात को गलत साबित करूंगा। वो इस फील्ड में वर्क करना चालू कर दिए। देखिए मैं क्या आपको बता रहा हूं कि कोई आदमी अगर प्रसिद्ध होना चाहता है, जैसे आप सभी लोगों को मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करूं तो सीधी एक बात बता रहा हूं, अगर कोई आदमी फेमस होना चाहता है तो उसके दो रास्ते होते हैं, या तो किसी सेलिब्रिटीज का जस्ट अपोज कर जाए या उसी के साथ पे आ जाए। यहां पर क्या हुआ है, जॉन डाल्टन समझिए साइंटिस्टों में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने जब ये बात कही कि एटम से छोटा कोई और चीज नहीं होता, तो कई लोगों ने समर्थन भी किया, लेकिन कई लोगों ने ये जताया कि भाई एटम से छोटा होता है, हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। हाँ, उसको थोड़ा सा समय लगा और बाद में वो सफल भी हुए, तब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई और ये बताया गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब मैं आपसे पूछूं, इसी को इनडायरेक्टली वर्ड में आप ये बोल सकते हैं कि जो एटम होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है।
अब इससे मिल के बने होने का मतलब क्या है कि एटम से छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो डाल्टन की बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। बट इस बात को गलत साबित करने के लिए प्रैक्टिकली बताना पड़ा, क्योंकि डाल्टन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो बात बता देता था वो इतना ज्यादा खुद में महान था कि लोग उसकी बातों को आंख बंद करके मान लेते थे। लेकिन जब वही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया तो हाँ, कमियां महसूस हुई, गलतियां महसूस हुई, और उस गलती को यह नहीं कहा गया कि आप इससे गलत कहेंगे, नहीं, वहां डाल्टन का अपमान नहीं किया गया। नहीं तो होता है कि आजकल होता क्या है, कोई आदमी किसी को कोई बात बताता है, आगे चल के वो गलत बात निकलती है, लोग उसको कोसते हैं। बट साइंटिस्टों में ऐसा नहीं था। वो डाल्टन की बात गलत थी, लेकिन इस बात को कोई उनको कभी कहा ही नहीं कि आपकी बात गलत है। लोग तो यहां तक क्या करते हैं, उस साइंटिस्ट को याद करते हैं। रियल में आपको पता है डाल्टन की जितनी भी बातें थी आगे चल के सब गलत हो गई, लेकिन फिर भी अब सभी लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, एकेडमिक में उसे पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि लोग डाल्टन को भूल ना जाए। डाल्टन का एक बहुत बड़ा रोल था। भाई साहब, आप सभी लोगों को मैं एक बात बताऊं, शुरुआत करने वाला कोई भी सदस्य हो वो हमेशा यादगार रहता है। चाहे जो भी होगा वो आगे चल के चाहे जितना बड़ा कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन जो शुरुआत करता है उसकी याद हमेशा रहती है। जैसे डाल्टन ने एटम की शुरुआत किया तभी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा स्टार्ट हुआ है। तो डाल्टन को याद रहना, याद करना ये लाजमी है, और आप सभी को भी इसको समझना चाहिए। बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे कहानी अगर बताई जाए तो बहुत बड़ी कहानी है, बट आपको सीधे टॉपिक पे आना है। देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास एटम है, अब आप कह सकते हैं इससे छोटा चीज होता है, और वो कोई और नहीं, उन्हीं के अंदर पार्टिकल होता है। और हम सभी लोग एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल को एटॉमिक पार्टिकल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एटॉमिक पार्टिकल। ये जो एटॉमिक पार्टिकल नाम होता है, इसको एक और नाम से दिया जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। मैं आपको बता दूं, कभी कभी बच्चे इस पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल में क्या डिफरेंस है क्या? नहीं। जैसे आप हैं, आपका घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, या आपके यार दोस्त कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन आप हो एक ही। बिल्कुल वैसे आप समझिएगा कि एटॉमिक पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल ये दोनों की दोनों चीजें एक होती हैं। इसका मतलब यही होता है कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हीं को एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब आगे चल के और अच्छे से इसे पढ़ा गया, समझा गया, स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि ये दो तरह के होते हैं। उनमें से एक पार्टिकल को हम सभी लोग नाम दिए थे स्टेबल पार्टिकल। क्या नाम दिया गया था? स्टेबल पार्टिकल। देखिए इस पार्टिकल को एक नाम और दिया जाता है परमानेंट पार्टिकल। क्या नाम दिया जाता है? परमानेंट पार्टिकल। आपको याद होगा परमानेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जो एटम में फिक्स हो। अब देखिए यहां फिक्स होने का मतलब क्या है? रहने और ना रहने से होता है। मतलब यह है कि ऐसा पार्टिकल जिसका एटम में रहना एकदम क्या है? फिक्स है, कोई डाउट नहीं है। हम ऐसे पार्टिकल को कहते हैं स्टेबल या परमानेंट पार्टिकल कहते हैं। और उनमें से आता है जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। ये जो पार्टिकल है वो एटम के अंदर हमेशा क्या है? फिक्स है। देखिए मैं फिक्स होने का मतलब आपको बस इतना समझा रहा हूं कि जैसे आप सभी लोग जो है कहीं पर है, मान लीजिए, तो हम सब देखिए कोई भी चीज होती है, फिक्स होने का मतलब क्या? एटम के अंदर रहना। ये पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो एटम के अंदर रहेंगे, कोई ज्यादा रहेगा, कोई कम रहेगा, कुछ संख्या में रहे, एक रहे, दो रहे, इससे नहीं मतलब है, लेकिन एटम के अंदर ये रहेंगे। बात समझ पाए? तो ऑल ऑफ दिस पार्टिकल आर प्रेजेंट इन एटम परमानेंटली, सो दे आर कॉल्ड एज परमानेंट पार्टिकल। और उसी जगह दूसरे टाइप का पार्टिकल हमारे पास होता है जिसे नाम दिया जाता है अनस्टेबल पार्टिकल। फिर से इसका एक और नाम बनेगा जिसे कहा जाएगा टेम्परोरी पार्टिकल।
इसका मतलब ये होता है कि ये पार्टिकल ऐसा है जो फिक्स नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, वो रह भी सकता है एटम में और नहीं भी रह सकता है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। वो पार्टिकल आपका अनस्टेबल या टेम्परेरी पार्टिकल है। हम सभी लोगों को कहीं पर भी इसको पढ़ना नहीं होता है, जैसे मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जितने भी पार्टिकल आपको मैंने यहां लिखा हुआ है, ये पार्टिकल ऐसे हैं जो एटम के अंदर रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, कोई गारंटी इनकी नहीं है। ये आपके अनस्टेबल है और ये कौन से स्टेबल है। अच्छा, एक मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। और ये जो ट्रिक है थोड़ा आप इसे अच्छी तरीके से जानिएगा। आप कभी भी जिस भी नाम के अंत में ON पाएंगे, ऑन पाएंगे, तो आप समझिएगा वो जो चीज भी होगा, जो भी चीज होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। और अगर वो पार्टिकल है तो ऐसे पार्टिकल को नाम दिया जाएगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखिए, स्कोपिक मतलब होता है दिखने में, माइक्रो मतलब एकदम छोटा। अगर कोई पार्टिकल दिखने में एकदम छोटा है तो हम उससे क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और पहचानने का एकदम अच्छा तरीका है लास्ट में ऑन रहे। तो इलेक्ट्रॉन देखो, प्रोटॉन देखो, न्यूट्रॉन देखो, मेसॉन देखो, पॉजिट्रॉन। अब आपको लग रहा होगा यहां तो ऐसा नहीं है, ये छोटा नहीं है क्या, ये है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मैक्सिमम केस में अगर आपको ऑन नजर आए लास्ट में तो जरूर ये कह दीजिएगा बहुत छोटा पार्टिकल है। जैसे एक अलग सा भी नाम मैं लिख दूं, आपने नाम सुना होगा फोटोन। तो फोटोन में भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, नाम ऑन आ रहा है। तो आप समझिए कि ये बहुत ही क्या है, छोटा सा पार्टिकल है। तो हम सभी लोगों ने इन सारी चीजों को समझा है, इन सारी चीजों को जाना है कि हमारे पास जो है एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल ये होते क्या है या इनके टाइप क्या है, ये चीज आपको मैं समझा चुका हूं और आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया है। और मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूं कि आपका सिलेबस मैं खत्म ही नहीं करूंगा, रिवीजन भी कराऊंगा। बस आप सब लोग सपोर्ट करते रहिए, लगातार आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहिए, आपको सारी बातें एकदम समझ में आएंगी, जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। ये पे मैं पूरा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। हाँ, अगर यहां कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक दो वर्ड होता है, एक माइक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। देखिए, एक की शुरुआत MI से होती है और एक की शुरुआत MA से होती है। MI वाले का मतलब होता है कि बहुत छोटा और MA का मतलब होता है बहुत बड़ा। बात समझ पाए, बस यही एक अंतर है। तो हमारे पास ये माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। देखिए, अब हम बिना किसी देरी किए आपको हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ले चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और ये समझने की कोशिश करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जरा बात को गौर करिएगा। अगर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें, तो इसमें क्या क्या कहानी है, क्या क्या बातें हैं, थोड़ा समझिए। देखिए, क्या होता है, साइंटिस्ट तो बहुत है, लेकिन एक साइंटिस्ट है जूलियस प्लकर। आपको साइंटिस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा, हाँ, ये एक साइंटिस्ट है जूलियस प्लकर। उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। आपको मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पिछली क्लास में समझाया हूं कि डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो पूरा सेटअप तैयार किया, जैसे ये है, वो पूरा सेटअप जो डिस्चार्ज ट्यूब में होता है वो चीज पूरा तैयार किया। आपको याद होगा ये प्लेटें होती थी जिनको हम बाहर सोर्स से जोड़ते थे, जिससे हमको सप्लाई देना है। और आपको पता है कि ऐसी चीजें जिनसे हम सप्लाई देते हैं
हम सभी लोग उन्हें क्या नाम देते हैं बताइए? इलेक्ट्रोड। क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रोड। इनमें से एक को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो जिसे हम कैथोड कहते हैं, और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं जिसे हम एनोड कहते हैं। बात समझ पाए? और अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसे समझिए। आपको याद होगा यहीं पे वैक्यूम ट्यूब जोड़ी जाती थी। देखिए वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है? अंदर की एयर को बाहर निकालना, जिससे अंदर का जो होगा प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर अपने आप जो प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, एयर को क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। और इस ट्यूब को नाम दिया जाता था वैक्यूम ट्यूब नाम दिया जाता था, जिससे आप एयर को बाहर क्या करते थे? निकाल लेते थे। तो जिसके वजह से यहां पे प्रेशर क्या होता था? कम होता था। अब ये कितना प्रेशर कम हुआ है, इस चीज को भी हम मेजर करने के लिए हम एक दाब मापी जोड़ते हैं, जिसे हम सभी लोग नाम दिए थे मैनोमीटर। अगर आपको याद हो तो मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं कितना चेंज हुआ है। हमें पता चल जाएगा कितने दाब में हमने क्या किया है? परिवर्तन किया है। तो ये मैनोमीटर से हमको पता चल जाएगा। तो आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, ये मैनोमीटर में शो हो जाता है। ठीक है। अब क्या किया जाता है? इसके अंदर गैस फिल किया जाता है। क्या फिल किया जाता है? गैस। तो गैस हमारी कहां पे हो जाती है? लो प्रेशर पे। और आपके मन में अगर रहता है कि कितना लो प्रेशर किया गया है, तो आप सभी लोगों को इस डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में तो लिखने को तो ऐसा भी लिख दिया जाता है, mmHg लेवल 2.001 mmHg लेवल। आपको मैं बता दूं, इस डाटा को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना जानते रहिएगा, लो प्रेशर पे गैस कंडक्टर जैसा ट्रीट करती है। गैस में करंट का फ्लो कराया जा सकता है, बट एक स्पेशल कंडीशन है, और वो कौन सी है? लो प्रेशर है। और शायद इसी फिनोमेना को आप सभी लोग नाम दिए थे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इस फिनोमेना को हम जिस ट्यूब में कराते हैं वो ट्यूब हमारी होती है डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप बन चुका है, गैस फिल हो चुकी है। जब आप गैस फिल कराए, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल भी बना दिए, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं किए हैं। मैंने ये कहा कि अगर जो चीज नेगेटिव से जुड़ेगा वो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होगा। अभी मैंने कनेक्शन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, इसका जब कनेक्शन नहीं किया जाता है तो थोड़ा आप समझिएगा। आपने गैस को फिल कर दिया, अभी तक आपने कोई सप्लाई भी नहीं दिया, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं इसमें कोई चेंजिंग देखने वाली नहीं है। आपको कोई भी चीज यहां पे दिखने वाला नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। कहीं पर भी कोई चीजों को आप देख नहीं पाएंगे कि कहीं पे कोई परिवर्तन हो रहा है। ये डिस्चार्ज ट्यूब पूरी अंधेरी रहेगी एकदम। समझ आया आपको? लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या किया, बाहर सोर्स से जोड़ा, इसको क्या किया है? बाहर सोर्स से, सप्लाई से जोड़ा। आप याद रखेंगे, सोर्स से जोड़ने का मतलब क्या है कि हम सभी लोग इसको अब बिजली देंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये निगेटिव था, तो निगेटिव टर्मिनल से एक को जोड़ा गया और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो आपके पास सोर्स था, ये ऐसा था जो बहुत ज्यादा वोल्टेज क्रिएट करता था। आपको मैं बता दूं, 100-200 वोल्ट से कुछ होने वाला नहीं है, यहां पे कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है। यहां पे आपको बता दे रहे हैं, ऐसा एक रेंज बताया गया है, इसके बीच में वोल्टेज होनी चाहिए 10 kV टू 30 kV। मतलब ये है 10,000 वोल्ट से लेके 30,000 वोल्ट तक अगर आप सप्लाई देते हैं, या इन्हीं के बीच में कोई भी आप 15,000 15 kV दीजिए, या 10 ही kV दीजिए, या 12 kV दीजिए। मतलब मेरे कहने का है, ये एक रेंज है, ये एक एरिया है कि इस बीच में अगर आप बिजली देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो आपको यहां चमक या यहां पे कुछ चीजें नई दिखाई देने वाली है। अब आप बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, किसको? कैथोड और एनोड को।
जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो जूलियस प्लकर यह देखकर हैरान हो जाता है कि अभी तक जैसे मैंने वोल्टेज नहीं दिया था तो पूरा अंधेरा था, लेकिन यह देख के हैरान यह होता है कि यह जो कांच की दीवार है जो एनोड के पीछे है, यह हिस्सा ये थोड़ा हरे रंग का जो है चमकने लगता है। ये थोड़ा हरे रंग का क्या है, चमकना चालू कर देता है। तो मन में इसके डाउट था कि यहां पे हरा रंग क्यों आ रहा है। ये इसके देखिए क्या होता है, जब कोई चीज नहीं दिखाई देती है तो मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। बिल्कुल वैसे ही उस शख्स के मन में ये जिज्ञासा हुई, आखिरकार बताओ ये हरा रंग आ कैसे रहा है। तो जब इसकी पुष्टि हुई, इसके बारे में उसने जाना, तो ये कहा कि जैसे अगर आपको याद हो, मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां पे चमक आ रही है तो इसका मतलब क्या, जस्ट अपोजिट से कुछ चीजें आ रही हैं जो टकरा रही हैं और चमक बना रही हैं, यही बात होगी। ये आपके पास है, अपोजिट ये था, तो अब कोई चीज आ रही है तो वो दो तरह की हो सकती है। एक वो चीज जो आ रही है उनको दिखाई दे, और एक वो चीज जो अपना प्रभाव दिखा रही है लेकिन खुद नहीं दिख रही है। जैसे अगर आप लाइट की बात करें तो लाइट क्या है, जिसकी वजह से आप किसी चीज को देख सकते हैं, लेकिन कमबख्त लाइट खुद नहीं दिखती है और आप सभी लोगों को इसे पढ़ना भी पड़ता है। नहीं तो आप लाइट को कभी देख के दिखाइए, कभी नहीं आप देख पाएंगे। लेकिन लाइट अपना इफेक्ट दिखाती है, अपने प्रभाव को दिखाती है, वो किसी चीज को दिखाती है बट खुद नहीं दिखती है। बिल्कुल वैसे आप समझिएगा, दो चीजें होती हैं। एक कोई मान लीजिए तीर ही है, एरो है, वो आके टकरा गया, मुझे नजर आएगा कि हाँ एक तीर है जो आके यहां से टकरा रहा है, ये दिखाई देने वाली बात है। लेकिन एक ऐसी चीज है, यहां पे चमक बन रही है, यहां कोई चीज आके टकरा रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं लेकिन हमको किसी भी तरह का कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है, का रहा है। हम वहां कहते हैं कि कोई अदृश्य किरणें हैं, इनविजिबल किरणें हैं, इनविजिबल रेज हैं जो सामने से आ रही हैं, यहां पे हिट कर रही है और एक चमक बना रही है। तो हम सभी लोग उन इनविजिबल रेज के बारे में सोचते हैं, उन अदृश्य किरणों के बारे में सोचते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल जूलियस प्लकर ने डायरेक्ट बोला कि भाई सामने क्या है, कैथोड है, कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, इनविजिबल रेज निकल रही हैं और वो आगे जाके कांच पे टकरा रही है और एक हरे रंग का चमक बना रही है। तो उनके अकॉर्डिंग आप देखो तो स्टार्टिंग क्या हो रही है कि भाई कैथोड से रेज निकल रही है, कैथोड से रेज निकल रही है, क्योंकि सामने क्या था, कैथोड ही था। तो इसलिए इस तरह की रेज को उस साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। तो अब आप कह सकते हैं चमक क्यों बन रही है, तो आप कहेंगे जस्ट अपोजिट देखो, सामने कैथोड है, कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल है, और ये रेज जो होती हैं जाके टकरा रही है कांच पे और वहां पे चमक क्या कर रही है, बना रही है। तो कैथोड से निकलने वाली रेज को हम किस नाम से जानते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा रेज डिस्कवर हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, कैथोड रेज पड़ा। अब ये जो कैथोड रेज है इसके बारे में समझा गया, जाना गया। जैसे क्या होता है, कोई एक चीज डिस्कवर हो गई, बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए, मेरा भी नाम आ जाए, मेरा भी नाम आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही आगे चल के विलियम क्रुक्स, नाम सुनते जाइएगा, जे थॉमसन, या आप कह सकते हैं एक है पेरिन साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुए, लग गए, इस पे काम करना चालू कर दिए। कैथोड रेज की क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसका कैरेक्टर होता है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए और जी तोड़ मेहनत किया और उन्होंने बाद में पाया हाँ इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं। और उन सारी कैरेक्टर्स को हम सभी लोग आपको